क्या 12 साल बाद विपक्ष के पास आखिरकार सरकार को सड़क से लेकर सदन तक भिड़ने के मुद्दे मिल गए हैं? और क्या इन मुद्दों को लेकर विपक्ष एकजुट रह पाएगा? क्या इन मुद्दों को लेकर वाकई में विपक्ष जो है सरकार पर दबाव बना पाएगा? और सरकार क्या हर बार की तरह से विपक्ष की एकता को भंग करके, इन मुद्दों को डिरील करके अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा कोर्स करेक्शन का रास्ता निकाल लेगी कि वो सरकार का मास्टर स्ट्रोक बन जाएगा और विपक्ष के मुद्दे जो हैं वो कहीं पीछे छूट जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी अपने शो पिनास का पंच के साथ। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि विपक्ष के पास राम मंदिर हो, नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, एजुकेशन सिस्टम हो, मुद्दे तो कई निकल कर आ रहे हैं, लेकिन क्या विपक्ष इन मुद्दों को लेकर जो काम विपक्ष को करना चाहिए था सड़क पर, वो काम सीजेपी ने किया? और सीजेपी ने जिस तरह से अपना प्रोटेस्ट करके छात्रों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक दिलवाने पर मजबूर करा दिया उस सरकार में, जो कहती थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो क्या विपक्ष अब उस मोमेंटम को इनकैश कर पाएगा? क्या वाकई में देश जो है विपक्ष को उसका क्रेडिट देगा? ये कहेगा कि विपक्ष जो है उसका फेलियर है कि ये बच्चे जो है काम कर सके, आप नहीं कर सके, आप मजबूत विपक्ष नहीं हो सके? राम मंदिर का मुद्दा हुई और भी कई मुद्दे जो हैं जो 12 सालों की कैंटीन इनकम्बेंसी होती है, तो क्या वाकई में विपक्ष एकजुट रहकर सदन के भीतर सदन के बाहर मुद्दों को उठा पाएगा, या फिर कुछ ना कुछ मास्टर स्ट्रोक और कोर्स करेक्शन जो अभी से शुरू कर दिया है सत्ता पक्ष ने, वो भारी पड़ जाएगा? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी इस वक्त मौजूद हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। देखिए, इस बार लग रहा है कि भाई थोड़ा विपक्ष को मुद्दे मिल गए, हंगामा करा, थोड़ा दबाव बनाया, सदन नहीं चलने दी, प्रधानमंत्री हाउस को धरना के लिए बैठ गए, तो लगा थोड़ा एकजुट है, लगा थोड़ा माहौल बन रहा है, लेकिन सरकार ने कोर्स करेक्शन भी शुरू कर दिया है। अब यहाँ से विपक्ष आपको क्या लग रहा है कि इन मुद्दों को वाकई में सड़क से संसद तक जीवंत रख पाएगा? देखिए, 12 साल में मोदी सरकार अपने फैसले से तीसरी बार पीछे हटी है। पहली बार जब भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आई थी, 2 बार लाई, फिर तीसरी बार उसको उसने वापस कर दिया, लेकिन उसने उसका क्रेडिट विपक्ष को लेने नहीं दिया, दबाव विपक्ष का था। दूसरी बार जब किसान आंदोलन दिल्ली को घेरे हुए था और करीब 20 महीने चला टोटल, पंजाब से लेकर के दिल्ली तक, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री जी आए, 23 दौर की बातचीत हुई और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और उन्होंने वो कानून वापस लिए। लेकिन दोनों बार पहले क्या हुआ कि विपक्ष भी कहीं पिक्चर में नहीं था और सरकार को कोई अपने किसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, मतलब दबाव नहीं बना पाया, माहौल बना लेकिन दबाव नहीं बना। दोनों बार जो है उन्होंने वो लिया, फैसला तो वापस लिया। इस बार सरकार को न सिर्फ अपने कदम पीछे खींचने पड़े, बल्कि अपने मंत्री का इस्तीफा भी लेना पड़ा और कोर्स करेक्शन करने के लिए एक कड़ा कानून बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा, जो जबकि 2 साल पहले ही एक कानून बनाया था परीक्षा लीक रोकने के लिए, उसको और कड़ा करने की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा आंदोलनकारियों से बातचीत करनी पड़ी, उनको बुला करके उनसे 3 राउंड की बात हुई और जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उनके खिलाफ वो वापस लेने पड़े। इस तरह से इस बार वाकई जो है सरकार दबाव में दिखाई पड़ी। लेकिन सर, दबाव में सरकार दिखाई पड़ी, लेकिन ये दबाव जो है वो सीजेपी का था, छात्रों का था, जेनजी का था, क्योंकि विपक्ष तो ये मुद्दा उठा रहा है ना। राहुल गांधी तो अपनी गूंज सुनवा रहे थे बहुत जगह जगह ऑडिटोरियम में जाके, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रही थी ना उस। ऐसा है, देखिए, निश्चित रूप से, प्रकट रूप से, तात्कालिक रूप से इसका श्रेय उन छात्रों को जाता है, सीजेपी को जाता है, जो जंतर मंतर पर धरना दिया उन्होंने, करीब 18-20 दिन 22 दिन जो भी सोनम वांगचुक जिसमें थे। लेकिन इस असंतोष को पैदा करने में विपक्ष की भी भूमिका है। जिस तरह राहुल गांधी ने देश भर में घूम घूम करके और लगातार पेपर लीक के मुद्दे को और उसके बाद नीट पे सबसे पहले इस्तीफा उन्होंने मांगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी जेहन में गई। सीजेपी को भी अगर ये इस्तीफा देने की बात समझ में आई तो उसी से आई, लेकिन सीजेपी चूंकि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, सीधे सीधे छात्रों का संगठन, नौजवानों का संगठन बन गया, तो इसमें हर रंग, हर धर्म, हर जाति, हर दल, हर विचारधारा के लोग जुड़े। अगर विपक्ष का कोई दल मान लीजिए पहल करता, मान लीजिए राहुल गांधी करते या अखिलेश यादव करते, राहुल ने तो दूरी बनाए रखी। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप भूल जाइए सीजेपी को। अगर पहल कोई करता या अरविंद केजरीवाल ही करते जिन्होंने जो सा, तो क्या इतने लोग जुटते हैं? बिल्कुल नहीं जुटते, क्योंकि वो पॉलिटिकल हो जाता और ये होता है तो पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम है। तो अब मान लीजिए एक छात्रों का समूह है, वो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहता, तो वो क्यों आता? जब कोई राजनीतिक पार्टी कोई कार्यक्रम लेती है तो उसमें सिर्फ उसके कार्यकर्ता ही जुटते हैं, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता परहेज करते हैं।
इसमें क्या हुआ, चूंकि सीजेपी किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं थी और नई पार्टी थी, कोई उसके जो नेता कोई नामी गिरामी लोग नहीं थे, उनके ऊपर कोई किसी तरह का आरोप नहीं था, कोई बैगेज नहीं था, तो लोग और खासकर छात्र ये भूल करके कि ये हम किस पार्टी से जुड़े हैं, हमारा परिवार किससे जुड़ा है, वो सब आ गए। अब सोचिए ना, भाजपा सांसद की बेटी, असम के मंत्री का बेटा की बेटी, ऐसे ये तो नॉन नेम है। ऐसे बहुत सारे बच्चे वहां पर थे जिनके परिवार बीजेपी समर्थक है। सर, और यही वजह है ना, आप देखिए कि सरकार ने कोर्स करेक्शन भी किया। आप देखिए कि किसान आंदोलन था, वो एक पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर एक विचारधारा तक सीमित था, एक रीजन में था, है ना। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर क्या था कि कास्ट, कलर जो आपने बात की, क्रीड, किसी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं दिख रही है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते अपने बच्चों को कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, उनको अपना सेल्फ अपने मूड में वो चले जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सरकार को भी समझ में आया कि ये उसके वोट बैंक में डेंट कर सकता है। मतलब ये जिसमें खास बात ये थी, किसान आंदोलन का क्या है, किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, हरियाणा और पंजाब, ये 3 राज्यों तक प्रभावित था। थोड़ा बहुत हिस्सा राजस्थान का, इधर का जो आप कह सकते हैं उत्तरी राजस्थान का एरिया, बाकी किसी राज्य में से कोई प्रभाव नहीं था। और उसमें भी अगर आइडेंटिफाई करिए तो खास कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे। मान लो पंजाब से सिख कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जाट कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे, तो वो सीमित हो रहा था। इश्यूज उनके लार्जर थे, बड़े थे, इंटायर किसानों के हक में थे, लेकिन उसका पैन इंडिया, उस तरह से अप्रोच नहीं हो पा रहा, गूंज नहीं हो रही थी। यही हाल महिला पहलवानों का आंदोलन का था, वो हरियाणा की कुछ महिलाओं तक और कम्युनिटी तक सीमित होकर रह गया था। ये आंदोलन ऐसा था कि पहले तो जंतर मंतर पे बच्चे बैठे, फिर इसकी अनुगूंज जो थी वो देश के दूसरे शहरों में सुनाई पड़नी थी। और जरूरी आप नीट वाले पटना में बच्चे देखिए, बम्बई में देखिए, मुंबई में, आप इलाहाबाद देखिए, देश के तमाम शहरों में बच्चे निकले सड़कों पर। और सबसे बड़ी बात ये है, जिन परिवारों के बच्चों ने इम्तहान दिया वो जुड़ गए, जिनके बच्चे देने वाले हैं वो जुड़ गए, और जिनके बच्चे 10 साल 15 साल पहले दे चुके हैं वो भी जुड़ गए। और सर जिनको देश का हर परिवार जुड़ गया इससे। और दूसरा ये कि जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ नीट के एग्जाम की बात, बात पूरे एजुकेशन मैं सिस्टम की पूरे हो जाती है। नौकरी नहीं मिल रही, दाखिले नहीं मिल रहे, कोई और CBSE का दिक्कत मसला है, था, CBSE बवाल तो था। क्या होता है कि आप उससे अपने आप को, जो आपकी नेगेटिविटी होती है उसको चैनलाइज करने के लिए, आपकी जो नाराजगी होती है, कि आपको एक वेंट आउट करने के लिए जगह मिल लेकिन गई। नेगेटिविटी ओवरऑल होती है, मुद्दा एक बड़ा होता है जो उसको उसके साथ और चीजें बहा ले जाता है, उसको क्या कहते हैं, फायर पैदा करता है। लेकिन सर अब यहाँ से हमारा ये है सवाल कि भाई ठीक है, सीजेपी का उसका पूरा क्रेडिट जाता है, छात्र आंदोलन सक्सेसफुल क्यों हुआ, सर ने बता दिया कि पॉलिटिकल पार्टी का ना ही उसके साथ जुड़ा होना उसके सक्सेस की सबसे बड़ी रीजन था। और सरकार को क्यों झुकना पड़ा कि जिस तरह से हर जगह, मतलब आप समझिए ना कि इसमें कोई धर्म, रीजन, एक कोई स्ट्रेटा, किसी का वोट बैंक, इससे नहीं था। हर परिवार का बच्चा जो है, जो किसी का बेटा, भाई, भतीजा, कुछ भी हो सकता है, वो सभी लोग थे। तो ऐसे में सरकार को समझ में आया कि ये डैमेज जो है ज्यादा हो सकती है। 18 से 29 तक का जो 40% वोट बैंक है वो जाके परिवारों को भी असर डाल सकता है। लेकिन अब यहाँ से अब सवाल ये है सर कि विपक्ष को मुद्दे मिलते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलते, भाई सरकार में हर एक में कमियां होती हैं, कोई भी कमी प्रूफ सरकार कोई नहीं बनी आज तक। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष उसको मोमेंटम देने में, उसको एकजुट होने में और खुद एकजुट रहने में कामयाब नहीं हुआ। अभी हम देखेंगे डिलिमिटेशन बिल अगर आ जाए, पता ही चल रहा है कि 360 के लिए क्या तैयारी चल रही है। 2-3 कारण है। क्या है कि 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो लोकप्रियता के चरम पर थे, और उस वक्त विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी हारी चुनाव, तो सीटें इतनी कम हो गई, 44 सीटों पर आके अटक गए, तो वैसे ही डिमोरलाइज थे। तो पूरा वो जो 2014 से लेकर 19 तक का जो कार्यकाल था वो विपक्ष के मनोबल के टूटे मनोबल का कार्यकाल था। 2017 में वो समाजवादी पार्टी हार जाती है। आप देखिए बिहार में आरजेडी जो है उसकी सरकार 2015 में बनती है महागठबंधन की, महागठबंधन टूट जाता है 2017 में आते आते, नीतीश कुमार अलग चले जाते। कुल मिला के विपक्ष के तृणमूल कांग्रेस को छोड़ करके विपक्ष के सारे जो बड़े दल थे वो कहीं ना कहीं लूजर होते थे पूरी तरह से। तो 2019 तक तो वो लूजर वाली पोजीशन में रहे। 19 में एनडीए को बहुत बड़ा बहुमत मिल गया, बीजेपी अकेले 303 पे पहुंच गई, तो और सरकार का मॉरल हाई हो गया और उसकी लोकप्रियता में और 4 चांद लग गए। विपक्ष और डिमोरलाइज हुआ, कुछ सीटें बढ़ी कांग्रेस की 53 सीटें, लेकिन कुछ और 22 के चुनाव फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नई सरकार बना पाई। बिहार में 2020 में आरजेडी की सरकार नहीं बनी, तो फिर वो डिमोरलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ। और ये दोनों जो 10 साल पूरे गुजरे उसमें विपक्ष सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा। सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाना तो दूर की बात थी, वो अपना एग्जिस्टेंस था, अपनी जो लड़ाई थी वो
लड़ता रहा। हालांकि बीच में कांग्रेस को एक बड़ा ऑक्सीजन मिला जब उसने 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 3 चुनाव जीते लगातार। सस्टेन कहाँ कर पाते हैं सर, बाद में सरकार गंवा देते हैं। कर्नाटक जीते, उसके जीत चुके थे उसके पहले 2013 में, लेकिन वो मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाए। मोमेंटम जो है सस्टेन नहीं कर पाए। और उसके बाद जो जैसे 2019 में नारा दिया भाई चौकीदार चोर है का, राफेल का मुद्दा उठाया, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। और मोदी जी की खास बात यह है और मौजूदा बीजेपी की लीडरशिप की कि उन पर होने वाले हर हमले को अपनी ये हथियार बना लेते हैं। तो जितने हमले विपक्ष ने किए पिछले समय, वो सब उनका जवाब बीजेपी ने और मोदी जी ने ऐसे दिया कि उनके लिए हथियार बन गए। 2024 में पहला झटका लगता है सरकार को, पहला झटका 2024 में लगता है जब 400 पार का नारा जो है 240 पे और 293 पे आगे अटक जाता है। जबकि राम मंदिर का इतना बड़ा लोकार्पण हुआ, G20 हुआ, बहुत बड़े बड़े काम हुए उस दौरान और सारा हुआ। वो झटका जो लगा उससे विपक्ष का मनोबल बढ़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, असल में क्या होता है, कोई भी मुद्दा उसका पैमाना क्या होता है, पैमाना होता है चुनाव। लोकसभा चुनाव की जीत से जो मनोबल बढ़ा था वो हरियाणा, महाराष्ट्र, आपका दिल्ली, बिहार और अब बंगाल, उससे टूट गया। वो लगातार चुनाव विपक्ष हारता गया, झारखंड को छोड़ करके। एक झारखंड में उसकी सरकार बनी, एक जम्मू कश्मीर में बनी, वहाँ भी बीजेपी ने अपने क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन किया। तो और बाकी सब राज्य, तो जैसे ही चुनावी हार हुई, हाँ कर्नाटक तेलंगाना में कांग्रेस जीती, लेकिन बाकी राज्यों में चुनावी हार होने से विपक्ष का मनोबल फिर टूटा। तो जो भी मुद्दा उठाता था तो उसकी साख जो थी जनता के बीच में वो नहीं बन पा रही थी। कोई मुद्दा विपक्ष उठाता था वो सरकार उस पर जवाब नहीं देती थी। पार्लियामेंट 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन आपने वॉश आउट किया, उससे और आलोचना होती थी कि जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो नेगेटिविटी बढ़ती जा रही थी। इस बार जो मुद्दा मिला, 2 मोनो मुद्दे जिनके आपने जिक्र किए, एक तो ये नीट वाला, राम मंदिर, ये सीधे जुड़ा हुआ है बच्चों से। राम मंदिर जो आम हिंदू की आस्था से जुड़ा हुआ है, वो किसी पार्टी के समर्थक, और अब तो पैलेट गन और AK-47 आ गया। तो मुद्दे तो तगड़े मिल गए। अब विपक्ष ने और उधर कांग्रेस जनता पार्टी और यूथ ने आकर के सरकार को भी बैकफुट पे कर दिया। तो अनुकूल स्थिति तो बन गई विपक्ष की। विपक्ष ने पार्लियामेंट में भी नहीं चलने दी, अब शुरू हुई है। लेकिन ये अनुकूल स्थिति क्या विपक्ष मेंटेन कर पाएगा, ये प्रश्न चिन्ह है। क्यों है? क्योंकि जैसे ही सरकार इस संकट से उभरेगी, और सरकार का कोर्स करेक्शन देखिए सबसे फास्ट है। हाँ, मोदी जी ने कहा कि भैया अगर ऐसा मोमेंटम बन रहा है, प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, छोड़िए। खुद आए 12 बजे आए, खुद आए 12 बजे उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की और पूरा मामला अपने हाथ में लिया, नड्डा जी को आगे किया और एजेंसी को लगाया। और उसके बाद फास्टैग, और अभी भी बच्चों की मांगे दोबारा मांगी, कल फिर दोबारा मतलब फास्टैग कोर्स की बात हुई, अधिकारी हो गई, और ये कानून खड़ा करने की बात और कोर्स करेक्शन शुरू हो गया। जब इससे निपट लेंगे तो अगला जो एजेंडा है, एक जो वंदे मातरम का बिल का है, वो जो पेश हो चुका है, दूसरा हालांकि एजेंडे में नहीं है लेकिन वो भी तैयारी पूरी डिलिमिटेशन, तो उसमें विपक्ष क्या उस मोमेंटम को जो ये जूता बंदी कायम रख पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और पार्टियां जो टूट टूट के अलग हो ही रही हैं, वो तो सब अलग हो रही है, टूट टूट के डीएमके जो है देखिए वो अलग है ही। एक और भी तो चीज है ना, आप ये देखिए ना कि यहाँ पर वोट बैंक एक ही है सबका, मतलब ऐसा है ना कि वहाँ वोट बैंक इतना बड़ा है और उसमें खाने वाला सिर्फ एक है, बीजेपी। यहाँ वोट बैंक है अल्पसंख्यकों का, उसमें खाने वाला कौन है? कांग्रेस को भी चाहिए वो वोट बैंक, वो समाजवादी पार्टी को भी चाहिए वोट बैंक, वो ममता दीदी को भी चाहिए वोट बैंक। फिर जब अपने वोट बैंक पे आने लगती है तो ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तो एका कहाँ से आएगा बताइए ना? उत्तर प्रदेश में अभी सीटों को लेके जिस तरह के बयान आ रहे हैं नेताओं के, एका 2 तरह का होता है। राजनीतिक एकता जो होती है 2 तरह की होती है, एक सत्ता की एकता होती है, एक संघर्ष की एकता होती है। सत्ता की एकता एनडीए में है, क्योंकि पावर है उनके पास, और पावर की वजह से उनके तमाम घटक दल जो अंदर अंदर भले खुश रहो, लेकिन पावर एंजॉय कर रहे हैं, भागीदारी है, तो एकजुट बने हुए हैं। यहाँ क्या है कि अगर संघर्ष बढ़ेगा सड़कों पर और जनता उस संघर्ष के साथ खड़ी दिखाई देगी तो एकता बनी रहेगी। लेकिन अगर संघर्ष नहीं हुआ बढ़ा और खाली बात बयानों तक रह गई तो एकता नहीं बनती। एकता हमेशा विपक्ष में संघर्ष से बनती है। लेकिन सर वही तो कह रही हूँ कि आप देखिए सोशल मीडिया पे जितने एक्टिव होते हैं, जितने बयानों में एक्टिव होते हैं, उतना जमीन पर कितनी बार दिखते हैं? वही मैं कह रहा हूँ, ये भी तो एक सवाल है ना। यही बड़ा सवाल है। जमीन पर एक्टिव बहुत कम होते हैं, नहीं होते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, योगी जी कितनी जगह जगह घूम के कार्यक्रम कर रहे हैं और स्पीचेस दे रहे हैं। उसमें तो एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनके प्रवक्ता बयान भी दे रहे हैं, वो भी बयान दे रहे हैं। लेकिन क्या चंदा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने कोई सड़क पर एक्शन लिया? क्या नहीं लिया ना। मैं बता रहा हूँ आपको, मौसम ठीक होगा, सितंबर में रथ निकलेगा सर। मौसम छोड़िए, मैं बता रहा हूँ
अगर मुलायम सिंह जी होते हाँ। तो लखनऊ से अयोध्या मार्च कर चुके होते। लेकिन सर फिर कार सेवकों पर गोली भी तो है, लेकिन पुरानी इतिहास बीजेपी लगाती है, जलाती है, किंतु मंदिर तो नपे आए मिश्रा नहीं। कहाँ बैठे हुए हैं वहाँ हाँ, पे गोली चलवाने वो वाले? तो कह रहे हैं कि ऑर्डर दिया तो नहीं, बेचारे वो- अधिकारी हैं, क्या करें। उन्होंने कहाँ ऑर्डर दिया? नपेंद्र मिश्रा का तो इंटरव्यू है कि वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, नथिंग हैज टू डू विद मुलायम सिंह। फिर उन्हें मुलायम सिंह जो आपने पद्म विभूषण दिया, पद्म विभूषण दिया कि नहीं दिया? तो ये तो वैसे ही डायल्यूट है, आप एक्शन तो लीजिए। देखिए इतिहास के आधार पर आप कहिए कि वो आप पूछेंगे एक्शन, आप राम मंदिर नहीं जाते, आप कृष्ण जन्मभूमि पे कुछ नहीं मैं कहते। कह रहा हूँ कोई भी विपक्ष में पार्टी, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी आज हो या समाजवादी पार्टी हो, आप सड़क पर उतरेंगे तो और सही मुद्दे पर उतरेंगे तो लोग आपके साथ आएंगे। अगर आप खाली ये जो सोशल मीडिया वाला चल गया, पहले सोशल मीडिया नहीं था तो सड़क पर उतरने की मजबूरी भी होती थी। अब तो समझते हैं नेता लोग, बयान रिकॉर्ड किया, बयान वीडियो रिकॉर्ड पोस्ट किया, किया, वीडियो डाल दिया, ट्विटर एक्सपी पोस्ट डाल दी, इंस्टाग्राम पर डाल दिया तो हो गया। उससे काम नहीं बनता है। आप आखिर कांग्रेस जनता पार्टी जो इंस्टाग्राम पे बनी, जो सोशल मीडिया पे बनी, वो भी सड़क पर उतरी ना, उतरी सड़क पर वो। और जब उसको बने हुए जुम्मा 18 दिन हुए थे सड़क पर उतरने की, तो कम से कम ये तो बात सही कि जैसे युद्ध की लड़ाई आखिर में पैदल सेना जीतती। हाँ, कैप्चर जब आज जीतना आज होता है अमेरिका ईरान पे कितनी बमबारी कर ले, लेकिन वो तब तक नहीं जीत सकता जब तक पैदल सेना न उतरे, और पैदल सेना उतरना चिड़ी खीर है। उसी तरह राजनीतिक लड़ाई आप सोशल मीडिया पे बयानों में कितनी लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी अंतिम लड़ाई, निर्णायक लड़ाई सड़क पर होती है, संघर्ष में होती है। सर लेकिन अब जैसे अब देखिए कि नीट का बिल जो है, जो पेपर लीक कानून रोकने के लिए, नीट पेपर लीक के बाद संशोधन जो है वो पास हो जाएगा। आपको भी समर्थन करना ही है, जाहिर सी बात है। आप चाहे कितना भी कह लें कि आपने एग्जीक्यूशन ठीक नहीं किया, पुराना वाला कानून भी था, तो अल्टीमेटली आप कानून बनाते रहे, एग्जीक्यूट ना कीजिए, लेकिन पास हो जाएगा, आप भी अब सहमति इसका देंगे। विरोध करने कोई तर्क नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि सरकार तो दिखाएगी ना, देखिए सरकार तो दिखाएगी कि देखिए हमने इस्तीफा भी ले लिया, हमने उन पे जो तमाम आरोप थे वो वापस भी ले लिए। छात्र लगातार एग्रेसिवली एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि हम दोबारा बैठ जाएंगे अगर ये एफआईआर वापस ली। उन्होंने आधी रात को 12 बजे कल फिर बुलाया, बीती रात, और फिर बातचीत करी, तो वो दिखा रहे हैं कि हम हम्बल हैं। सदन चलने के लिए हाथ जोड़ के वो कह रहे हैं हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, चलने दीजिए। मतलब आप बहुत अपनी हम्बल साइड दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि भाई अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहते हैं। उस टाइम पे आपकी रणनीति क्या होगी, आपकी इमेज पोजिशनिंग क्या होगी, आप नहीं। कैसे उसका मोमेंटम बनाए रखेंगे? देखिए मोमेंटम तो बना सकते हैं अगर एजुकेशन रिफॉर्म को बड़ा मुद्दा बना ले। खाली नीट ही थोड़ी मुद्दा है, नीट एक मुद्दा है, लेकिन ओवरऑल तो पूरे एजुकेशन सिस्टम का सवाल है ना। रोजगार से जुड़ा हुआ है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, कोचिंग संस्थानों का अलग दबदबा है, तो एक आम आदमी के लिए, एक आम परिवार के लिए अपने बच्चे को पढ़ाना, उच्च शिक्षा पढ़ाना तो बहुत असंभव सा होता जा रहा है। तो आप पब्लिक फंडिंग का मुद्दा बनाएंगे, कैसे गवर्नमेंट फंडिंग करे शिक्षा की, ये सारे मुद्दे अगर आप पॉइंट करके लोगों के बीच में जाएंगे तो निश्चित लोग साथ देंगे, क्योंकि सरकार जो कदम उठा रही है उनका असर भी तो आना चाहिए। अब मान लीजिए कानून कड़ा बन गया, सब कुछ बन गया, और अचानक फिर कोई बड़ा पेपर लीक हो गया तो सारा धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए सरकार के सामने चुनौती है, जो पेपर लीक के जो दोषी हैं उनको सही समय पर सजा दिलवाए। अब ये जो 2025 के जो जैसे 2024 आए तो छूट गए, वो जो जिनको मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, किसी भी एक पर सबूत ही नहीं है। अब यही हाल अगर कहीं इस पे हो गया 2026 के पेपर लीक का, कि जो महिला और तमाम लोग पकड़े गए हैं, अगर सीबीआई ढंग से सबूत नहीं जुटा पाई तो पहली प्रायोरिटी सरकार की होगी कि वो जो पकड़े गए लोग हैं उनको सजा दिलाए। दूसरा, जो कानून कड़ा बन रहा है तो कोई पेपर लीक ना हो, टास्क फोर्स की रिपोर्ट जल्दी जल्दी आए और इम्प्लीमेंट हो। विपक्ष के सामने ये है कि वो इस पूरे मुद्दे पर इसको एक बड़ा ब्रॉडर इशू बना करके और फिर सड़क पर उतरे। सड़क पर तो उतरना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अन्ना आंदोलन हुआ, हाँ, लोकपाल को लेके हुआ, 2013 में लोकपाल का विधेयक पास कर दिया, और आज कानून बन लोकपाल गया। कहाँ है? कानून बन गया था, हाँ। लोकपाल कानून बन गया था। अन्ना आंदोलन समझौता हो गया, कोर्स करेक्शन कर लिया था मनमोहन सिंह सरकार ने, लेकिन नतीजा क्या हुआ 2014 में? क्यों? क्योंकि लोकपाल अस्तित्व में नहीं आ पाया, और आज भी लोकपाल का कोई अस्तित्व नहीं हो गया। कहाँ है, किसी को पता भी नहीं मालूम ऑफिस कहाँ है। तो उसका कोई फायदा 2013 के उस फैसले का फायदा यूपीए सरकार को नहीं मिला। उसके दूसरे बैगेज इतने भारी हो गए कि उसको जाना पड़ा। तो सरकार को भी जो कानून बना रही है, ये चुनौती होगी कि उस कानून का सही पालन हो, 2029 तक कोई पेपर लीक ना हो। फिर बड़ा राज्यों में छोटे मोटे हो तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर कोई पेपर लीक बड़ा ना हो। अगर हुआ तो फिर सरकार की सारा क्या धरा रह जाएगा। सर तो अब देखते हैं कि सरकार कोर्स करेक्शन जो जिसके लिए जानी जाती है, प्रैक्टिकली उसका असर भी दिखाई पड़े। हाँ, कोर्स करेक्शन, सरकार कोर्स करेक्शन के लिए जानी जाती है, उसने काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। चाहे बीजेपी की कितनी भी आलोचना करें कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव मोड में रहते हैं, चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं, पर इसमें भी उनकी वाहवाही है कि भाई आपकी जीत की भूख जो है वो खत्म नहीं होती है, आपका मोमेंटम बना रहता है, आप कभी भी थक के नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पर विपक्ष के पास मुद्दे मिले हैं,
मौका भी मिला है, 12 साल की सरकार की कैंटीन इनकम्बेंसी भी होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस मोमेंटम को अपनी एकजुटता के साथ सड़क से लेकर सदन तक कायम रख पाएंगे 27 तक, फिर उसके बाद 29 तक? ये चैलेंज है और इसके सदन तो लिए देखिए अभी 13 तारीख को कार्यवाही हाँ, पूरी हो जाएगी। असली काम तो सड़क पर सड़क पे होगा। जो लोहिया जी कहा करते थे सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, हाँ। तो कांग्रेस पार्टी ने और छात्रों ने सड़कों को भर दिया। हाँ। अब आगे जिम्मेदारी तो विपक्ष की है कि मुद्दों पर, मतलब मैं अराजकता की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ। लेकिन मुद्दों पर जनता के साथ खड़ी हो। और अब जैसे एथेनॉल का मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है, उस पर कोई रास्ता निकले, या शिक्षा सुधार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, चंदा चोरी का मुद्दा, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इस पर आपकी सफलता असफलता निर्भर करती है। चलिए, तो विपक्ष को अब आगे देखना है कि उसे अपना कोर्स करेक्शन खुद का कैसे करना है, सदन से लेकर सड़क तक कैसे मोमेंटम बनाना है, मुद्दे कौन से कनेक्टेड हैं और उन्हें कैसे सही ढंग से उठाना है। नहीं तो फिर भाई हार दर हार यही आपके खाते में जाएगा, फिर आप चाहे किसी को भी ब्लेम कर लीजिए। सिस्टम ईवीएम वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा होगा, क्योंकि सिस्टम को ही अगर आप हर बार ब्लेम करते रहेंगे, अपने अंदर की खामी नहीं देखेंगे, तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर ये सफलता मिली है सीजेपी को, यहाँ मोमेंटम बना है, तो आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना ही होगा। सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पिनास का पंच में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।